वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं संकेत कुमार विश्वास और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये इस सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मैंने एसएससी के विभिन्न परीक्षा में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया है। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे मैंने 50 प्रश्नों को एकत्र किया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला प्रश्न है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? दोस्तों यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन को रिपीट करूंगा। आपके पास 4 से 5 सेकंड का टाइम होगा। आप लाइव चैट के माध्यम से मुझे आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो प्रयाग नगर इलाहाबाद अल्लाह का नगर, ये संज्ञा दिया था अकबर ने। दोस्तों मुगल शासक अकबर ने ही प्रयाग नगर इलाहाबाद को अल्लाह का नगर नाम दिया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। दोस्तों अकबर ने इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी के तट पर एक किले का निर्माण किया था, जिसे इलाहाबाद का किला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट या संरक्षक? ऑप्शन है अबुल फजल, बैरम खान, तानसेन या फिर टोडरमल। तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी संरक्षक था बैरम खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बैरम खान के बारे में कहा जाता है कि ये 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता था। तो आपको इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलता है। चलिए अगला है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान, तानसेन, अबुल फजल या फिर अमीर खुसरो। तो यहाँ भी वही प्रश्न है कि अकबर का अभिरक्षक कौन था। तो यहाँ इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बैरम खान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बैरम खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर बलबन। तो दोस्तों जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अकबर। मुगल शासक अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। इन्होंने जजिया कर के अतिरिक्त दास प्रथा तथा तीर्थ यात्रा पे जो कर लिया जाता था उसे भी बंद करवाया था। तो सही आंसर होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके बंद करने के बाद जो जजिया कर इन्होंने अकबर ने समाप्त किया था, इसे पुनः औरंगजेब ने प्रारंभ किया था। तो आप याद रखिए कि अकबर ने जो जजिया कर बंद किया था, इन्हें पुनः औरंगजेब ने शुरू किया था, और मुगल सम्राट अकबर इन्हें समाप्त किया था 1564 में। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन फिर औरंगजेब ने इसे 1679 में शुरू किया था। तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? जब्ती प्रणाली के अंतर्गत कितना निर्धारित किया था राज्य की मांग का कितना प्रतिशत? 1/4, 1/3, आधा या फिर 5वां भाग? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 भाग निर्धारित किया गया था। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तानसेन, हुमायूं, राणा रतन सिंह या फिर टोडरमल। तो दोस्तों अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, टोडरमल। चलिए अगला बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडे पांडे। तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, रामतनु पांडे। 8वां प्रश्न, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। दीन ए इलाही के बारे में मैंने पिछले सेट में भी बताया था थोड़ा सा। तो इसके जो शुरू किया था, इन्होंने स्थापना किया था, ये किया था अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए, और अकबर का प्रथम अनुयायी कौन था? ये था बीरबल। तो आप इतना याद रखिए, दीन ए इलाही को बीरबल ने स्वीकारा था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
दीन-ए-इलाही का सदस्य बना? राजा बीरबल, मान सिंह, टोडरमल या फिर तानसेन? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दीन-ए-इलाही का सदस्य बना। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर होगा राजा बीरबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर जो था, यहाँ पे चारों में से अकबर निरक्षर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। चलिए, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक भी लिखने नहीं आता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? असद खान अकबर, आदम खान अकबर, बैरम खान अकबर और फिर उसके बाद शाइस्ता खान अकबर? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरम खान अकबर। बैरम खान अकबर के संरक्षक थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरम खान। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है अकबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यहाँ पे अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और उस समय मुगल बादशाह का जो शासक था, मुगल बादशाह जो था वो था अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? दाग या फिर मनसबदारी प्रणाली, इक्ता प्रणाली या फिर जब्ती प्रणाली? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली अकबर के द्वारा सुधार उपाय नहीं है, अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस लिखा था? ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। अगला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अधिपति, महाअधिपति, विश्व विजेता या फिर शतयुद्धों का नायक? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी है? यहाँ पे आपको बताना है किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी है खुद से। शाह आलम और फर्रुखसियर, यहाँ पे शाह छूट गया है, शाह आलम और फर्रुखसियर, बाबर और जहांगीर और शाहजहां या फिर अकबर और औरंगजेब? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर और जहांगीर। मुगल सम्राट बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बाबर का आत्मकथा का नाम है बाबरनामा और जहांगीर का आत्मकथा जो है तुजुक-ए-जहांगीरी। तो दोनों आपको याद रखना है। जहांगीर का आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-जहांगीरी, जो कि पारसी भाषा में लिखा हुआ है, जबकि बाबर का जो आत्मकथा बाबरनामा लिखा हुआ है वो तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। तो दोनों में आपको ये डिफरेंस याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जहांगीर। सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि चित्रकारी जो थे अपने उच्चतम स्तर पर थी जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 19वां प्रश्न है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम
द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? जहांगीर के शाही दरबार में इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, विलियम टॉड, सर थॉमस रो, सर वाल्टर रेले। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जॉन हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हालांकि पिछले वीडियो में भी ऐसा ही एक प्रश्न था, हूबहू ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता एक प्रश्न था। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको याद आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग का निषेध किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। चलिए 21वां प्रश्न है, किस मुगल सुल्तान ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बहादुर शाह? यहाँ पे बादशाह लिखा चलेगा, गलती से बहादुर शाह होगा। किस मुगल सुल्तान ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां ने अपना राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में, तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ऑप्शन है अफगान आक्रमक अहमद शाह, फारसी आक्रमक नादिर शाह, मंगोल आक्रमक चंगेज खान या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा फारसी आक्रमक नादिर शाह। तो सही आंसर होगा नादिर शाह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23rd, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी के दीवान ए खास में, आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में, दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा जाता था, इसका सही आंसर होगा दिल्ली के लाल किला के दीवान ए आम में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर या फिर अहमदाबाद? तो मोती मस्जिद मौजूद है आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आप याद रखिए, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और फिर दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। यहाँ पे अंतर है, मोती मस्जिद का निर्माण जो है यहाँ पे ऑप्शन में आगरा है तो सही आंसर होगा आगरा, और जिसका निर्माण किया था शाहजहां ने, जबकि दिल्ली में जो लाल किला है उसमें जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आपको ये डिफरेंस याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने ही संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय या फिर मुअज्जम? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुअज्जम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मुअज्जम। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी मुअज्जम बना था। मुअज्जम का उस वक्त उम्र था 63 वर्ष। 63 वर्ष की आयु में ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसका उत्तराधिकारी बना था। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी, उर्दू, फारसी या फिर हिंदुस्तानी? मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ये थे फारसी। यह प्रश्न पिछले वीडियो में भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? मुगल भवन में आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल या फिर बुलंद दरवाजा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताजमहल। ताजमहल के बारे में कहा जाता है
कि लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर जौनपुर? तो दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है और इस मकबरे का निर्माण किया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा औरंगाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या फिर नादिर शाह? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, आपको ये बताना है। मैं आपको ऑप्शन पढ़ देता हूँ। यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, इस पर उन कलाकारों के नाम है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि कौन सा तत्व सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। चलिए 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? किसके शासनकाल के दौरान? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर औरंगजेब? तो 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? जिसका निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का, वो पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? लाहौर, मुल्तान, आगरा या फिर बंगाल? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ता है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? चौसा, कलिंग या फिर कालिंजर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये हुआ था कालिंजर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौट रहे गोले के कारण एक विस्फोटक पदार्थ लौट रहा था किले की दीवार से टकराकर, और उसी में शेरशाह का मृत्यु हो गया था। और ये मृत्यु कब हुआ था? 12 मई 1545 को। हाँ 12 मई 1545 को इसका मृत्यु हुआ था। चलिए अगला है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महादजी सिंधिया, तुकुजो होलकर या फिर नारायण राव या फिर बालाजी जनार्दन भानु? तो नाना फडणवीस का मूल नाम था। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बालाजी जनार्दन भानु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए 36वां प्रश्न है, शिवाजी का गुरु कौन था? नामदेव, रामदेव, एकनाथ, तुकाराम? तो दोस्तों शिवाजी का गुरु का नाम था रामदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, रामदास। 37वां प्रश्न, उस मराठा राज्य का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? शाहजी भोंसले, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी या फिर शाहू? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिवाजी। उस मराठा शासक का नाम था शिवाजी जिन्होंने औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। 38वां प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा जय सिंह? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था और दोनों के मध्य पुरंदर का संधि हुआ था। उसके बाद ये संधि के बाद इसे समाप्त किया गया था इस युद्ध को। चलिए अगला है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? यहाँ पे है जनरल को भेजा गया है, आप इसे ध्यान में रखिए। ऑप्शन है अबुल फजल, अफजल खान, मलिक काफूर या फिर शाइस्ता खां? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शाइस्ता खां। 40वां प्रश्न, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 4 बार, 1 बार,
3 बार या फिर 2 बार? तो इसका सही आंसर है शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सही आंसर है डी। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम सिंह की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी, यहाँ पे है बताना पे उस पत्नी का नाम क्या है, के नेतृत्व में जारी रखा था। 1700 ईस्वी में राजा मान सिंह की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था। उसकी वीर पत्नी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या फिर जीजाबाई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ताराबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ताराबाई। तो दोस्तों राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था और मंगोलों से स्वतंत्रता पूर्वक संघर्ष को जारी रखा था। सॉरी, मंगोल से नहीं, मुगलों से, आप मिस्टेक हो गया बोलने में, मंगोलों से नहीं मुगलों से अपना ये संघर्ष जारी रखा था। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42वां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या फिर 1670 ईस्वी में? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1674 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट के द्वारा किया गया था। ये हुआ था रायगढ़ में, आप याद रखिए ये रायगढ़ में हुआ था। काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा ये दिलाया गया था, राज्याभिषेक किया गया था उसका। चलिए अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुणे, करवार, पुरंदर या फिर रायगढ़? तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रायगढ़। डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसमें शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किया था। यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किया था। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या फिर अंग्रेज? तो ये थे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए शिवाजी के पास एक छोटा सा तोप खाना था जिसमें लगभग 200 तोप होते थे। ये तोपे फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों से खरीदा हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। यहाँ पे डच इसका नहीं होगा, ये तीनों आंसर हो जाएगा, डच नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्न में हमको नहीं लिखना था, किसे प्राप्त नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या फिर माधवराव? तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था बालाजी बाजीराव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नाना जी के नाम से प्रसिद्ध थे, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवाओं का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन था? परशुराम त्र्यंबकम, रामचंद्र पंत या फिर बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ? तो पेशवाओं का जो संस्थापक था वो था बालाजी विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ। 45 नंबर, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर जहांदार शाह? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाह आलम द्वितीय। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 46वां नंबर प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सूरत, भशीन, शालबाई या फिर पुरंदर? तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था शालबाई की संधि के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, शालबाई। चलिए अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय या फिर बाजीराव द्वितीय? दोस्तों पेशवा प्रथा का समाप्त किया गया था बाजीराव द्वितीय के शासन, बाजीराव द्वितीय ने से समाप्त किया था, उसी के शासनकाल में समाप्त हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाजीराव द्वितीय। चलिए 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अकबर ने। इसका व्यवस्था का सूत्रपात अकबर ने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? बाबर, अकबर, हाजी बेगम या फिर हुमायूं?
तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा स्थित है, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था हाजी बेगम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, यह औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे भी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज का प्रश्न ये है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा है तो आप इसका आंसर मुझे बताइए। आप इस कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।